नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत आज यहां पर सोने के साथ ही करेंगे। यहां पर रिकॉर्ड ऊंचाई के बहुत करीब सोना कारोबार करता हुआ दिख रहा है। कल हमने 56,000 तक के हाईज ऊपर में यहां पर बनाए थे और लगातार तेजी के साथ यहां पर चांदी में भी कारोबार है। जो डॉलर में गिरावट है उसका फायदा है और जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने IMF और डेटा के थ्रू आते हुए देखी हैं कि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कुछ चिंताएं हैं, उसका सीधा फायदा यहां पर सोना और चांदी दोनों ही उठाते हुए नजर आए हैं। और जिस तरह की यूएस के फेड के मीटिंग मिनट्स कल रिलीज हुए हैं, उसका भी यही मानना है कि इंटरेस्ट रेट हाइक यहां पर नीचे जा सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन को लेकर अब भी यहां पर यूएस फेड में चिंताएं हैं, तो उस पर रखनी होगी नजर। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की। यहां पर हमने पिछले 2 दिनों में 8% की गिरावट आते हुए देखी है। गैस की बात करें तो 5 सेशंस में 25% की गिरावट। कल रात गैस में थोड़ी सी उछाल जरूर आया था, लेकिन आज सुबह फिर से वो यहां पर मुनाफा वसूली या बिकवाली में तब्दील होता हुआ नजर आया है। साथ ही बात करेंगे यहां पर चावल की, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं प्रोक्योरमेंट को और फसल को लेकर। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के संयम मेहरा एंड एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा से बात करेंगे ब्रेक के बाद धान पर और सरकार की नीतियों पर। लेकिन शुरुआत क्लियरली यहां से सोने के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बढ़त यहां पर बरकरार है वो क्लियरली 2023 की शुरुआती तेजी को यहां पर सपोर्ट करती है। कैसे देखते हैं आप रविंद्र करंट लेवल्स और कितनी दूर हैं ऑल टाइम हाईज, क्योंकि 200-250 रुपए तो यहां पर कभी भी मूव देखने को मिल सकती है। रविंद्र कैसे देखते हैं आप जी? भगवा रंग को लेकर जो बयान दिया है, हम उससे सहमत नहीं। भगवा पहले तो मैं सीएनबीसी टीम और सारे हमारे दर्शकों को न्यू ईयर की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। गोल्ड आई थिंक हैज स्टार्टेड वेरी वेल। अगर आप शुरुआत से देखें तो गोल्ड हैज बीन मूविंग हायर, और इसमें एक कोइंसिडेंस है। अगर आप जो ईयर एंड हुआ है 2022, अगर वो देखें तो इट वाज अ ईयर एंड, इट वाज अ मंथ एंड एंड इट वाज अ वीकेंड। तो सारा ही क्लोजिंग जो है वो काफी पॉजिटिव आया है, और हम काफी टाइम से कह रहे थे कि 1825 का एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और पूरा महीना दिसंबर का महीना गोल्ड से ब्रीच नहीं कर पाया। ब्रीच हुआ था लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई थी, लेकिन फाइनली इट हैज क्लोज्ड अबाउ दैट। और अभी $1825 जो है वो आई थिंक एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, एंड दैट माइट अट्रैक्ट बाइंग। अगर सपोज यहाँ से गोल्ड थोड़ा सा फिसल जाता है, जो कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लगातार हमने गोल्ड में एक तेजी देखी है और FOMC मीटिंग भी है ये मंथ एंड में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है और गोल्ड थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। बट आई थिंक ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें तो मुझे लगता है कि जो पहला इसमें टारगेट है वो अराउंड 1884 का होगा, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसे ब्रीच करता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड $1920। और अगर MCX की बात करें तो MCX में इट इज क्लोज टू 56,200, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो एक बार तो उसे रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आए, लेकिन आई थिंक दैट करेक्टिव मूव विल बी पॉजिटिव फॉर द प्राइजेस। और अगर फंडामेंटल पॉइंटर्स देखें तो आई थिंक फंडामेंटल्स में मेजर कोई चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट 2023 विल बी गुड फॉर गोल्ड, क्योंकि रिसेशनरी कंसर्न काफी है। हमने IMF के स्टेटमेंट्स देखे हैं, जो डेटा आ रहे हैं यूएस से, दैट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टूवर्ड्स स्लोइंग इकोनॉमी। हाउसिंग मार्केट में काफी दिक्कतें हैं यूएस में, अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी स्लो डाउन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आई थिंक इट इज क्वाइट पॉजिटिव। और हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में वी माइट फेस सम स्टैग्फ्लेशन कंसर्न्स, और स्टैग्फ्लेशन कंसर्न्स आर ऑलवेज गुड फॉर गोल्ड प्राइसेस। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो मिक्स है वो गोल्ड के लिए काफी अच्छा है। वॉलेटिलिटी हो सकती है बिकॉज ऑफ फेड का जो स्टांस है वो अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के इसमें ही है, और हो सकता है कि थोड़ा पेस नीचे आ जाए, लेकिन दे आर स्टिल कंसर्न विद द इन्फ्लेशन, और इंटरेस्ट रेट आगे भी बढ़ता ही रहेगा। बट आई थिंक वो अभी डिस्काउंटेड है मार्केट में, और नाउ ट्रेडर्स आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा एक पॉज आए। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि गोल्ड में एक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड। MCX पे बहुत जल्द हम 56,200 में ब्रीच होते हुए देखेंगे, बट अच्छा लेवल जो है वो अराउंड 54,500 से लेके 54,000 का होगा बाइंग पर्सपेक्टिव। ओके, तो डिप्स पर बाय करने की सलाह है। ट्रेडर्स तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि प्राइसेस थोड़ा नीचे आए, लेकिन हमारे साथ संयम मेहरा भी मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है GJC के। मेहरा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो ट्रिगर्स तो बहुत सारे जिसके हम जिक्र भी कर रहे हैं, FOMC मिनट्स का आउटकम हो,
डॉलर की मूवमेंट हो या फिर मैक्रो कंसर्न्स ही क्यों ना हो जिसकी वजह से तेजी फ्यूल हुई है। डिमांड पर्सपेक्टिव पर भी बात करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी समझेंगे, लेकिन पहले प्राइसेस पर एक आउटलुक ले लेते हैं। जैसे रविंद्र ने भी कहा कि ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइसेस थोड़ा नीचे आए, आपको लग रही है पॉसिबिलिटी प्राइसेस यहां से थोड़ा नीचे आने की, या फिर ये तेजी, ये बुल रन जारी रहेगा? थैंक यू। मुझे लगता है ये $1857 जो अभी है, ये धीरे धीरे पहले $1885 यूएस तक जाएगा। 56 का भाव 500 से 1000 रुपया अभी इधर से और बढ़ना चाहिए। अगर थोड़ा सा घटेगा, उसको मिनिमम 15 से 20 दिन लगेंगे। अभी यूएस मार्केट खुली हैं तो लोगों की बाइंग अभी चालू हुई है, और चाइनीज न्यू ईयर भी आगे फरवरी में जो आएगा, और इंडिया के अंदर भी जैसे शादी सीजन चलेगा, उसके हिसाब से बाइंग अच्छी होने के कारण जो रेट्स हैं, मुझे यहाँ से 56 से आने वाले 1.5 महीने 2 महीने में 58,000 तक जाते हुए दिखते हैं। काफ़ी अच्छी तेजी लग रही है मार्केट के अंदर। और अगर फेड रेट्स जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी रहा है, तो जब ये बढ़ाएगा तब उसके टाइम पर टेम्पररी मंदी 500 रुपये से 800 रुपये तक की आएगी, उसके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि बाकी उसके अंदर डिस्काउंटेड ऑलरेडी हो चुका है। गोल्ड का जो मार्केट है अभी, जो ट्रेडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, काफ़ी पॉजिटिव है इसके ऊपर, और जो कस्टमर है वो भी समझ के चल रहा है कि जो रेट्स हैं वो 60,000 to 62,000 आने वाले सेकेंड क्वार्टर के अंदर आ सकते हैं रेट्स, जिस वजह से जो बाइंग टाइम है रिटेल एंड कंज्यूमर का, उसके अंदर भी सही तरीके से बाइंग अभी भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव चल रही है गोल्ड मार्केट, और अगर 500,000 रुपया यहाँ के भाव से गिरता भी है रेट, तो वो बाइंग के लिए ही करेक्ट रहेगा रेट। ऑलराइट, संयम, आपको ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की चेयरमैनशिप के लिए भी बधाई है। एक और चीज़ जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि फिजिकल मार्केट्स में अब यहाँ पर क्या हाल है। प्राइसेस की बात तो हुई, लेकिन लास्ट ईयर हमने सेंट्रल बैंक बाइंग, फिजिकल बाइंग काफ़ी सपोर्टिव तौर पे बनते हुए देखा था। इस साल चाहे वो एफएमसीजी है, वाइट गुड्स है, ज्वेलरी है, डायमंड है, पिछले 1 महीने में इन सब चीज़ों की खरीदारी बहुत गिरी है। दिसंबर में जनरली अभी जैसे भाव अचानक से जब बढ़ता है, 400 टन की गोल्ड बाइंग तो सेंट्रल बैंक्स ने की है वर्ल्ड ओवर, और दिसंबर के अंदर जब गोल्ड रेट्स अचानक से बढ़ गए, बढ़ने के वजह से जो बाइंग के अंदर ब्रेक आई, थोड़ी रेजिस्टेंस आई एंड कंज्यूमर के तरफ से कि भाई अभी रेट्स बढ़े हैं, अचानक से घट जाएंगे। लेकिन इस 51,000 से अभी जो रेट बढ़ के 56,000 तक गए हैं, उसके वजह से अभी कंज्यूमर के माइंड के अंदर आ गया है कि बढ़ती चीजें, और कोई भी जब प्रोडक्ट के रेट्स बढ़ते हैं, चाहे कोई भी चीज हो वो, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एंड कंज्यूमर के अंदर रुझान उस चीज के अंदर आ जाता है। तो दिसंबर के अंदर अभी रेजिस्टेंस थी एंड कंज्यूमर की तरफ से, और अभी उसने ये रेट्स एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो बाइंग पावर है वो गोल्ड के अंदर और ज्यादा बढ़ेगी। ओके, और अब तक क्योंकि प्राइसेस एकदम से सर्ज हुए हैं, संयम, क्विकली एक चीज और, इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसी आ रही है? लोग वेट करेंगे आपके हिसाब से, या फिर इस एंटिसिपेशन में कि फर्दर प्राइसेस बढ़ सकते हैं, बायर्स आ रहे हैं? मतलब नेसेसिटी बाइंग हो रही है इस भाव पे, या इन्वेस्टमेंट डिमांड भी आ रही है? 15 से 30 दिसंबर को लोएस्ट डिमांड थी गोल्ड ज्वेलरी की, क्योंकि रेट्स बढ़ गए थे। लेकिन अभी जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से लोगों ने इन्वेस्टमेंट के रूप से, आगे जब पोंगल आएगा 14 जनवरी से, तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट रूप से भी गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन खरीदने चालू किए हैं। और जो गोल्ड ज्वेलरी है, जो लोग रुके हुए थे एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर, फरवरी और मार्च की सीजन के लिए, शादी सीजन के लिए, उन्होंने भी बाइंग अभी अच्छी खासी चालू कर दी है। राइट, तो कुछ खरीदारी लौटती हुई तो क्लियरली ज्वेलर्स के हिसाब से ये साल की शुरुआत यहाँ पर बेहतरीन हुई है। संयम, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। अजय, आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस को, क्योंकि सोने में तो यही माना जा रहा है कि यहाँ से और तेजी देखने को मिल ही पाएगी, और मैं आपकी वो रिपोर्ट भी पढ़ रही थी जहां पर 30 रीजंस आपने दिए हैं कि चांदी क्यों खरीदनी चाहिए, वहां पर टॉप 3 क्या है? नमस्कार। डेफिनेटली मुझे 2022 तो हमने सोने और चांदी में थोड़ा लैकलस्टर देखा, बट डोमेस्टिक मार्केट में फिर भी हमने अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिखे बिकॉज ऑफ रूपी एंड ऑल। बट 2023 में मुझे लगता है कि अच्छा खासा ब्रेकआउट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टोरी हमारे पास है। सेंट्रल बैंक्स जैसे गोल्ड में बाइंग करी, वहीं ईटीएफ्स में धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ी है। इंडस्ट्रियल कंजम्पशंस में जो प्रोजेक्शंस बताए जा रहे हैं, चाहे हम 5G की बात करें, सोलर पैनल्स या ईवीज में, वहां पे कंजम्पशन बढ़ रहा है। माइंस के जो आउटपुट है वो पिछले सालों के मुकाबले थोड़ी से कम स्टेडीली बढ़ रहे हैं, बट डिमांड आगे एक्सपेक्टेड लाइनअप में काफी अच्छे हैं। तो ओवरऑल देखते हुए इंटरनेशनल में जिस ढंग से हमने अक्टूबर में एक स्क्वीज क्रिएट होते हुए देखा और एक लीज रेट में एक जंप आते हुए देखा, डेट वाज द सिग्नल। तो $17.5 से, और पास्ट के 30-40 साल का जो मैंने डेटा स्कैन करके देखा है, तो जब भी ऐसी स्क्वीज क्रिएट होती है या लीज रेट में बढ़ती है, तो बैर मिनिमम चांदी डबल हो जाती है अगले 2 साल में। तो लेट से अगर हम 17.5 से भी पकड़ के चले या $18 से पकड़े, तो काफी लंबी तेजी बन सकती है। टाइमिंग मुझे लगता है कि 2023 के अंदर
$33-34 तक का लेवल इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में कंजर्वेटिवली भी अगर मैं बात करता हूं तो 90,000 तक का लेवल चांदी में बिल्कुल मिल सकता है। और हमने ऑलरेडी देखा ईटीएफ की लॉन्च 2006 में भी जब हुआ था, उसके बाद चांदी में काफी बड़ा रैली अप बना था और 2022 में इंडियन ईटीएफ में काफी एक्टिविटी देखी गई है। तो ओवरऑल सभी फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि चांदी ये साल में 90,000 का लेवल कंजर्वेटिवली दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई सोने और चांदी की, जहां पर तेजी है। हालांकि कल 56,000 के पार हमने सोना जाते हुए देखा था, 70,000 के ऊपर कन्विंसिंग मूव हमने सिल्वर में भी आते हुए देखा था। फिलहाल लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं एनर्जी पैक की। और रविंद्र, पहले तो कच्चे तेल पर ही आपकी राय लेना चाहेंगे। हमने देखा था कल के सेशन में भी कोविड वरीज हो चाइना की तरफ से या ग्लोबल इकोनॉमी कंसर्न्स हो, 5% प्राइसेस ड्रॉप हुए थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ब्रेंट है वो $78 के आसपास कारोबार कर रहा है। क्या व्यू है इन लेवल से? दीपाली, मेरे हिसाब से क्रूड में अभी भी अगर आप देखें तो एक $10 का एक दायरा बना हुआ है। 8150 इज वेरी क्रूशल ऑन द हायर साइड, 81.50 डॉलर, और लोअर साइड में आई थिंक $70 एक काफी अच्छा सपोर्ट होगा, $70 to $68। जो फैक्टर्स है वो अभी फिलहाल तो बेरिश है, क्योंकि अगर आप देखें तो ओपेक का भी प्रोडक्शन बढ़ा है, जो कि इनफैक्ट घटना चाहिए था। और कोविड सिचुएशन चाइना में इज क्रिएटिंग वरीज। चाइना में ऑयल की एक्सपोर्ट की बातें चल रही है, विच इंडिकेट कि डोमेस्टिक जो डिमांड है वो काफी पुअर है। IMF की वार्निंग फॉर रिसेशन इन 2023, ग्लोबल रिसेशन इन 2023। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो क्रूड को ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन लोअर लेवल्स पे मुझे लगता है कि रशियन रिस्पॉन्स जो है वो अभी भी पेंडिंग है ऑन देयर ऑयल कैप। और जो यूएस की बातें थी कि नियर $68 to $70 वो SPR को रिप्लेनिश करेंगे। आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स दैट माइट सपोर्ट एट लोअर लेवल। तो मेरे हिसाब से अभी भी ये दायरा कंटिन्यू रहेगा। $70 to $70 के आसपास अगर क्रूड आता है तो वहां से फिर से एक बार इसमें बाइंग लौट सकती है। मुझे लगता नहीं है कि $68 के नीचे ये सस्टेन कर पाएगा। दिस इज स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ WTI क्रूड। और अपसाइड आई थिंक अगेन $75-76 पे एक रेजिस्टेंस आएगी। तो मेरे हिसाब से और थोड़ा सा डाउनसाइड बाकी है। हो सकता है कि MCX पर हम 6,000 से लेके 5,950 तक का लेवल एक बार देखें, बट आई थिंक दैट माइट अगेन अट्रैक्ट बाइंग। और ऊपर में फिर से जो पहले लेवल था 6,300 6,400 का जो लेवल है वो एक बार फिर से एक बार दिख जाएगा, बट वहां पे हम एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देयर आर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फैक्टर्स। नीचे जाएगा तो पॉजिटिव फैक्टर्स थोड़े से ट्रिगर हो जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ देयर आर स्टिल नेगेटिव फैक्टर्स। तो मेरे हिसाब से और थोड़ा सा डाउनसाइड बाकी है। ऑलराइट, कच्चे तेल में 2 दिन में 10% की गिरावट, तो गैस में 5 दिन में 25% की गिरावट हमने आते हुए देखी है। रविंद्र, गैस कैसे देखेंगे? जो हल्का सा रिबाउंड देखने को मिला है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल मनीषा, मेरे हिसाब से नेचुरल गैस में बिकॉज ये टेम्परेरी फिनोमिनन है मुझे लग रहा है, क्योंकि जो एज पर द वेदर मॉडल थोड़ा सा वार्म वेदर है यूएस में, थोड़ा सा डिले हुआ है, तो उस वजह से हीटिंग डिमांड थोड़ी सी कम है। तो मेरे हिसाब से उसी वजह से हमने नेचुरल गैस में एक प्रेशर आते हुए देखा। बट आई थिंक दीज आर गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। मुझे लगता है फिर से एक बार MCX पर नेचुरल गैस 380 से लेके 400 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो एनी डिप टुवर्ड्स आई थिंक 320 330 इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ टारगेट ऑफ 400। 280 से लेके 300 का इसमें सपोर्ट बनेगा फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो कोई भी अगर डिप आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड बार्गेन बाइंग एट दिस लेवल। यहाँ से हमें आराम से एक 70 से 80 रुपए का जंप मिल सकता है। ओके, चलिए, तो यहाँ से 70-80 रुपए का जंप बन सकता है। डिप्स पर बाय करें, 400 तक जाने की प्रोबेबिलिटी नेचुरल गैस में। शुक्रिया रविंद्र आपका आने के लिए शो में अपनी स्ट्रैटेजीज देने के लिए। अजय केडिया हमारे साथ बने रहेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार पैडी पर तो बातचीत करेंगे ही। एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही अजय केडिया भी हम स्ट्रैटेजीज भी लेंगे एक ब्रेक के उस पार। आपका स्वागत है। हमारे साथ एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा अब यहाँ पर शो में हैं। देवेंद्र जी नमस्कार। एक पॉजिटिव खबर जो यहाँ पर हमने खाने के बाजार से आते हुए देखी है वो ये कि सरकार की जो धान की प्रोक्योरमेंट है वहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 10% का इजाफा अब तक यहाँ पर देखने को मिला है। इनिशियल डेज हैं, कैसे देखते हैं आप इस नंबर को? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी इनिशियल डेज हैं एंड आगे जाके टोटल प्रोक्योरमेंट जब आएगी तो वो फिगर ज्यादा भी इम्पोर्टेंट होगी। लेकिन अभी तक जो ये एनकरेजिंग इंडिकेटर दिखाई दे रहा है कि भाई प्रोक्योरमेंट अच्छी होगी। लेकिन एक बात हमें जाननी बहुत जरूरी है कि इस साल खरीफ के मौसम में झारखंड में और बिहार में
इन इलाकों में काफी सूखा पड़ा था और ड्राउट पड़ा था, जिसके करके एक्सपेक्टेड है कि पैदावार कम होगी, तो उसका अभी इम्पैक्ट शायद देखने को भी अभी आगे है। आगे देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट कितना सीरियस था। कि ईल्ड्स हैं उसको लेकर अभी भी यहाँ पर कुछ चिंताएं हैं। देवेंद्र जी, ये तो धान की बात हुई, लेकिन आगे जाके ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह का मौसम फिलहाल यहाँ पर है, जो अभी खड़ी रबी की फसलें हैं वहां पर भी कुछ कंसर्न्स हैं। कितनी सारी खबरें हैं कि यूएस, यूरोप में यहाँ पर इस बार सर्दी पड़ी नहीं रही। दिल्ली ऑफ कोर्स यहाँ पर ज्यादा सर्दी है, लेकिन माना जा रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में ये चेंज हो सकता है। मौसम कितनी बड़ी चिंता है फिलहाल यहाँ पर? मौसम बहुत बड़ी चिंता है जी, और ये क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में और वैसे भी जिस क्लाइमेट इमरजेंसी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसको हम नजरअंदाज अब बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और हमने देखा कि पिछले साल भी वीट के टाइम पर जो हार्वेस्टिंग का टाइम, उससे थोड़ा हल्का से पहले 2-3 हफ्ते पहले जो एक हीट वेव आई थी, उससे तकरीबन 6% का ड्रॉप हुआ था प्रोडक्टिविटी में। तो इसी तरीके से एक्सपेक्टेड है कि अब जो मौसम है वो करवट जिस तरीके से ले रहा है, आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन कि क्या उसका इम्प्लीकेशन होगा। लेकिन ये आपने ठीक कहा कि दिसंबर के अंत में जितना टेम्परेचर कोल्ड होना चाहिए था उतना नहीं था, तो बहुत से लोगों को चिंताएं थी कि वीट की पैदावार में भी कुछ उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन आई पर्सनली फील कि इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रॉप में एक टेंडेंसी होती है कि वो भी कवर अप करती है, वो भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। तो वो इस समय तो खैर वो एक स्टेज से गुजर रही है, लेकिन आगे जाके जब ये पकाई के टाइम पर आते हैं, तब अगर मौसम खराब होता है तो और ज्यादा चिंता का विषय होता है। ओके अजय, आपका व्यू क्या है इस पूरी डेवलपमेंट पर? और जैसे आपने सुना देवेंद्र जी को भी कंसर्न्स तो हैं, मौसम की भी चिंता है, और प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी हमने नंबर सामने आते हुए देखे हैं जो कि इनिशियल हैं। क्या व्यू है इस डेवलपमेंट पर, और प्राइसेस पर क्या व्यू लेकर चल रहे हैं यहाँ से? डेफिनेटली मौसम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज जिस ढंग से पिछले साल बरसात आई थी तो यहाँ पे हमने स्विंग्स तो काफी अच्छी देखी, लेकिन पिछले साल भी हमने यही पीरियड में वीट के केस में देखा था, वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे जो यील्ड है उसमें ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया। और अभी भी मैं खुद पिछले महीने राजस्थान के टूर पे था, तो लिटरली दिसंबर में जो हम ठंड देखते हैं वो बिल्कुल नहीं थी। उसकी वजह से भी खास करके वीट मुझे लगता है एक कंसर्न पे रहेगा। नो डाउट आगे का जो अगला 15 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार 10 से लेकर 16 तारीख के बीच में जो थोड़ा ठंड बढ़ रहा है वो कितनी क्या रहती है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो डेफिनेटली इस पे आगे फर्दर डेवलप रहेगा। वहीं ग्लोबल मार्केट में भी ओवरऑल वेदर कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो पिछली बार भी दिखा। कमिंग ऑन द प्राइस आउटलुक, तो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ काफी चीजें हैं इसी डेवलपमेंट पे रहेगी, तो बट ओवरऑल ऐसा कोई ज्यादा वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा। नो डाउट ब्लैक सी एरिया से कुछ हमने जो कंसाइनमेंट्स है वो रिलीज होते हुए देखे, जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा कूल ऑफ आया है। यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में भी वीट पे गवर्नमेंट थोड़े प्रेशर दे रही है, उसकी वजह से वीकनेस है। बट ओवरऑल जो जनरल आउटलुक हम देख रहे हैं वो ओवरऑल फर्स्ट 3 मंथ्स के पॉजिटिव साइड ही है, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि बहुत ही ज्यादा वीकनेस दिखाई दे रहा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति रहनी चाहिए। क्लियरली इन्फ्लेशन जहां तक बात है अभी भी एक चिंता का विषय यहाँ पर बनी हुई है। देवेंद्र जी, ये सवाल आपसे है, और क्योंकि अजय ने यहाँ पर मेंशन किया कि इंटरनेशनल मार्केट्स में हालत यहाँ पर मौसम को लेकर और भी पुअर है। अगर आप यूरोप देखें तो काफी सारे देशों में जहां पर इस वक्त नेगेटिव और स्नोफॉल्स होनी चाहिए, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर्स हैं। ऐसा माना जा रहा है कि स्की रिजॉर्ट्स वहां बंद हो चुके हैं क्योंकि बर्फबारी ही नहीं है। क्या एक इन्फ्लेटेड इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की चिंताएं भी इस वक्त यहाँ पर हैं? देखिए, जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की चिंता है वो तो हम कई पैंडेमिक के पीरियड से हम ये देखते आ रहे हैं कि वो बड़ी हैं जो चिंताएं हैं। लेकिन उसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि हमने देखा है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ा है ग्लोबली वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि कॉर्पोरेट का प्रॉफिट बढ़ा है। एंड दिस इज अ इशू हॉट इन यूरोप एंड अमेरिका। और भारत में भी एक ये बहुत महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट हुई है पिछले 2-3 साल में कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट जिस तरीके से जूम किए हैं और किसानों को कम दाम मिले हैं। आई थिंक दैट इज अ बिग इंडिकेशन कि भाई क्यों जो इन्फ्लेशन जो है वो इट इज कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस्ड, कॉर्पोरेट के जो प्राइसेस है इट इन्फ्लुएंसेस द इन्फ्लेशन। इस बात को हमें समझना है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम उसी इन्फ्लेशन को इंपोर्ट करते हैं। सो दिस आई थिंक इज अ वेरी मेजर फैक्टर। और इवन प्रेसिडेंट अमेरिका के जो बाइडेन ने इस बात को कई जगह पे कहा है, और उनकी जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है दैट इज अ क्लासिकल एग्जांपल कि 4 कंपनी है जो 85% मार्केट कंट्रोल करती हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने एक तरह से प्रेडेटरी प्रॉफिट्स जो है वो लिए हैं क्योंकि किसानों को कम दाम मिला है, और जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उसके जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो जूम किए हैं। तो दैट इज व्हाट प्रेसिडेंट अमेरिका के उन्होंने भी ये बात को जताया है कि भाई दिस इज नॉट द वे कॉर्पोरेट्स को
ऑपरेट करना चाहिए, एंड ही इज आल्सो वांटिंग कि इन्फ्लेशन कम हो. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज अ फिनोमेना व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सी कि हाउ वी कैन रिड्यूस दिस कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ताकि वो इन्फ्लेशन कम हो. ओके, चलिए शुक्रिया देवेंद्र जी आने के लिए शो में और पूरी सिचुएशन फैक्टर्स बताने के लिए और हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए. और अजय ने भी बताया कि क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है. तो ये तो पैडी की बात हुई, लेकिन आगे बढ़ते हुए एग्री कमोडिटीज पर फटाफट से एक स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अजय की, क्योंकि आज के सेशन में हम स्पाइसेस के पैक में थोड़ा दबाव दिख रहे हैं, लेकिन ग्वार पैक हरे निशान में ट्रेड कर रहा है. आपकी क्या ट्रेडिंग कॉल्स हैं एग्री कमोडिटी पैक से अजय? देखिए, एग्री में नो डाउट फंडामेंटल जीरे के लिए 2023-24 तक के लिए भी काफी स्ट्रांग है, बट जिस ढंग से हमने पिछले एक महीने में जबरदस्त तेजी देखी है, तो यहाँ पे एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज चाइना राइट नाउ हॉलीडे जाने से पहले अभी जो बाइंग है वो थोड़ी बहुत सपोर्ट करे. तो आई थिंक जीरे में एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है. धनिया मुझे लगता है अप्रैल वायदे पे नजर रखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन है 8850 के ऊपर एक अच्छी तेजी बनेगी, बट साइडवे. बट वहीं गवार काफी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, तो मुझे लगता है 6100 के ऊपर 6350 6400 का इमीडिएट लेवल दिखा सकता है. ध्यान रखिए कैस्टर के अंदर, क्योंकि रिसेंटली हमने वापस एक अच्छा खासा बेस 7000 के आसपास बनते हुए देख रहे हैं, तो 7120-30 के आसपास बाइंग करके चलिए, जो 7250 तक का लेवल दिखा देगा. लास्ट कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करें तो अनएक्सपेक्टेडली काफी बड़ा मूव आते हुए दिखाई दिया. फरवरी वायदा मुझे लगता है कि 3100 का लेवल दिखा सकता है, बट प्रॉफिट बुकिंग वापस 3100 के लेवल से आते हुए दिखाई देगी. ओके, चलिए, तो ये तो बातचीत हुई स्ट्रैटेजीज की. आउटलुक जीरे पर स्ट्रांग बना हुआ है, इस पर खरीदारी की ही सलाह है. तो ये तो बात कमोडिटीज की हुई, लेकिन इक्विटीज की हालत खराब दिख रही है, क्योंकि दिन के निचले स्तरों पर बाजार इस समय आ चुके हैं और निफ्टी अब 18,000 के लेवल को ब्रेक करके 17,980 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है. तो प्रेशर इक्विटीज में थोड़ा सा माउंट होते हुए आज के सेशन में, अगर आप सेक्टर्स भी देखेंगे तो एक दो तीन सेक्टर्स ही हैं जो हरे निशान में है, बाकी ज्यादातर सेक्टर्स लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं. तो प्रेशर बढ़ते हुए दिन के निचले स्तरों पर बाजार जहां खुले उन लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाए, 18,000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल जिसके नीचे फिसल कर अब कारोबार कर रहा है निफ्टी 18,000 के नीचे ट्रेड करते हुए. रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के पास सुमित मेहरोत्रा मौजूद रहेंगे, मार्केट्स का पूरा हाल लेकर बताएंगे. डेरिवेटिव्स में ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी क्या है, आज वीकली एक्सपायरी भी है. तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस. नमस्कार.